चलिए, अपना टॉपिक चल रहा था अक्षांश और देशांतर, जिसमें अपने अक्षांश कंप्लीट कर लिए थे। थोड़ा सा बताइए, अक्षांश टोटल कितने होते हैं? 181। अक्षांशों के अपनों ने 2 कार्य किए थे। क्या क्या काम थे? अक्षांश कौन सी रेखाओं को कहते हैं? जो आड़ी रेखाएं होती हैं ग्लोब पर बनाई गई। और अक्षांशों के अपने 2 कार्य कर लिए, यानी अक्षांश अपने कंप्लीट कर चुके हैं। पहला काम तो उनका क्या था? किसी भी देश की, किसी भी राज्य की स्थिति निर्धारण करना। ये वाली रेखाएं अक्षांश रेखाएं होती हैं। दूसरा काम क्या था? जलवायु निर्धारण करना। जलवायु किस आधार पर निर्धारित हो रही थी? अक्षांशों ने किस आधार माना था? आधार किसको माना था? सूर्य की स्थिति को। सूर्य पृथ्वी के ऊपर जो सीधी किरणें पड़ती हैं सूर्य की, वो किन किन रेखाओं के बीच में रहती हैं हमेशा? मकर रेखा और कर्क रेखा। आपको मैंने यहां पर 3 रेखाएं बताई थी, मुख्य 3 प्रधान अक्षांश रेखाएं थी। 0 डिग्री, 23.5 डिग्री ऊपर वाली, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, और एक बताई थी 66.5 डिग्री और 66.5 डिग्री। सूर्य हमेशा किन 3 रेखाओं के बीच रहता है? कर्क और मकर के बीच, यानी इस जोन में रहता है सूर्य। साल भर सीधा चमकता है, जिसमें मैंने आपको तारीख बता दी थी। यहां 21 मार्च को होता है। कर्क रेखा पर, कर्क रेखा पर कितने समय बाद जाता है? 3 महीने बाद। कितना, कौन सी तारीख को? 21 जून को। वापस आता है 23 सितंबर को। मकर रेखा पर आता है 22 दिसंबर को। वापस भूमध्य पर जाता है 21 मार्च हो जाती है। यानी सूर्य हमेशा 3 रेखाओं के बीच रहता है। इसलिए ये सारी जलवायु कैसी थी? उष्ण जलवायु, यानी गर्म जलवायु का क्षेत्र था। सबसे कम किरणें या सूर्य की सबसे तिरछी किरणें कहां पड़ रही हैं पृथ्वी पर? अगर यहां अपने इसको माने तो 90 डिग्री और 90 डिग्री, यानी ये वाला जो सारा जोन है ये किस में आएगा? शीत जलवायु का क्षेत्र था ये सारा, ये भी शीत जलवायु में आएगा। बीच में बचा क्षेत्र ये क्या कहलाएगा? शीतोष्ण, क्योंकि यहां से उष्ण का प्रभाव आ रहा है, ऊपर से शीत का प्रभाव आ रहा है। ये शीतोष्ण था। और शीतोष्ण में भी उष्ण के बिल्कुल साथ साथ वाला एरिया कौन सा था? ये उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु है। इस आधार पर मैंने सारे आपको कुछ एग्जाम्पल बताए थे। एग्जाम्पल के आधार पर अपनों ने देख लिया था कि जलवायु किस प्रकार है देशों की। भारत की जलवायु बता दी थी आपको कि भारत कहां से शुरू होता है? 8 डिग्री से शुरू होकर 37 डिग्री तक था। यानी भारत इस प्रकार था। 23.5 डिग्री कर्क रेखा इसके बीचों बीच गुजरती है। तो बताओ भारत कितने जलवायु प्रदेशों में आता है? 2 में। यानी कर्क रेखा से नीचे वाला भारत तो किसमें था? उष्ण में, उष्ण में। और कर्क रेखा से ऊपर वाला भारत किसमें है? शीतोष्ण के अंदर। लेकिन ज्यादा भाग किसमें आ रहा था? उष्ण में। कितने अक्षांश आ रहे थे? टोटल लगभग 29 अक्षांश गुजरते हैं। 14 शीतोष्ण में थे, 15 उष्ण में थे। तो अपने ने जलवायु भारत की कैसी मानी थी? उष्ण कटिबंधीय मानी थी। राजस्थान वाला मैंने आपको नहीं बताया था, वो बताना है ना। तो देखिए, अब इससे पहले राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार देखिए क्या है। राजस्थान का क्या है अक्षांशीय विस्तार भी? राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार, राजस्थान शुरू होता है 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से और समाप्त होता है 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। यह अक्षांशीय विस्तार है राजस्थान का। बताइए राजस्थान कौन सी जलवायु में आता है? उष्ण जलवायु कहां तक थी? कितने डिग्री तक? 23.5 तक। 23.5 डिग्री यानी कर्क रेखा क्या राजस्थान से गुजरती है? गुजरती है, बिल्कुल गुजरती है। राजस्थान के कौन से भाग से गुजरती है? दक्षिणी भाग से, यानी डूंगरपुर और बांसवाड़ा 2 जिलों से गुजरती है। ये 23.5 डिग्री है। तो मैंने अभी आपको बताया कि 23.5 डिग्री तक तो कैसी जलवायु है? उष्ण है। इसका मतलब 23.5 से नीचे वाला भाग ये तो किसमें आ जाएगा? डूंगरपुर और बांसवाड़ा 2 जिले जहां से कर्क रेखा गुजरती है, ये 2 जिले तो किसमें आ जाएंगे? उष्ण में आ जाएंगे। उसके बाद मैंने आपको कहा था उष्ण के जस्ट ऊपर 23.5 से लगभग कहां तक? 33-34 डिग्री तक कौन सी जलवायु कही जाती है? उपोष्ण। जो किसका भाग है? शीतोष्ण का ही भाग है। उष्ण के बिल्कुल साथ वाली। शीतोष्ण किससे मिलकर बनी है? उपोष्ण और ऊपर उपशीत से मिलकर। तो यहां पर शीतोष्ण उपोष्ण कहां तक है? 23.5 से 33-34 तक थी। और राजस्थान कहां खत्म हो गया? 30 पर ही खत्म हो गया। यानी ये सारी जलवायु कौन सी होगी? बोलो भी कौन सी? उपोष्ण जलवायु। तो राजस्थान कितने जलवायु प्रदेशों में आता है? 2।
राजस्थान का अधिकतम हिस्सा तो आता है उपोष्ण में, सिर्फ डूंगरपुर और बांसवाड़ा किस में आते हैं, ये आते हैं उष्ण के अंदर। तो दो जलवायु प्रदेश हैं, लेकिन अगर हम औसत रूप से कहें तो ज्यादा हिस्सा किसका आ रहा है, उपोष्ण का। तो राजस्थान की जलवायु कैसी होगी, उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु। और भारत की जलवायु कैसी है, उष्ण कटिबंधीय जलवायु। क्लियर है, यहां तक अपने अच्छे से समझ के कर रहे थे। इसके बाद आपका दूसरा भाग रहता है देशांतर का। आज अपने को समझने हैं देशांतर, तो बिल्कुल बेसिक समझते हैं। सबसे पहले तो बताइए देशांतर कहते किसे हैं, देशांतर किसे कहते हैं, कहते किसे हैं। जैसे कि अपने ग्लोब पर बनाई गई जो आड़ी रेखाएं होती हैं, ये तो क्या होती हैं, अक्षांश होती हैं। ग्लोब पर इस प्रकार की जो खड़ी रेखाएं बनाई जाती हैं, ये वाली, ये खड़ी रेखाएं क्या कहलाती हैं, देशांतर कहलाती हैं। तो सबसे पहले तो अपने देशांतर की परिभाषा में अपने क्या लिखेंगे, ग्लोब पर बनाई गई खड़ी काल्पनिक रेखाएं, काल्पनिक होती हैं ये। काल्पनिक अर्थ क्या होता है, सिर्फ मैप पर बनाई जाती है समझने के लिए, वास्तव में ये नहीं होती, पृथ्वी पर दिखती नहीं कि कहां से गुजर रही है रेखा, ये सिर्फ मैप पर बनाई जाती हैं। मैप पर दो प्रकार की रेखाएं हैं, आड़ी तो कहलाती हैं अक्षांश और खड़ी रेखाएं कहलाती हैं देशांतर। या दूसरी भाषा में इसको कहें तो क्या कह सकते हैं, जैसे अक्षांश ने मैं अपने कहा था कि जो रेखाएं पश्चिम को पूर्व से मिलाती हैं, तो ये उत्तर को दक्षिण से मिलाती हैं। ठीक है, तो ग्लोब पर बनाई गई ऐसी रेखाएं जो उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाती हैं, ऐसी काल्पनिक रेखाएं क्या कहलाती हैं, देशांतर कहलाती हैं। ये दिखाई किस प्रकार देती हैं ग्लोब पर, वो देखिए। इस ग्लोब के ऊपर जैसे अपने भूमध्य रेखा थी बिल्कुल बीचों बीच, जो अक्षांश रेखा पृथ्वी को दो गोलार्धों में विभाजित कर रही थी, उसी प्रकार बिल्कुल बीचों बीच एक रेखा गुजरती है देशांतर रेखा, वो भी 0 डिग्री रेखा कहलाती है। इस प्रकार ये रेखा कौन सी है, 0 डिग्री रेखा इसको कहते हैं। ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है। वो जो इस प्रकार बीचों बीच से गुजर रही थी वो थी 0 डिग्री अक्षांश रेखा, जिसका नाम था भूमध्य रेखा। तो इसका नाम है ग्रीनविच रेखा। ये भी पूरी पृथ्वी को कितने गोलार्धों में बांटती है, 2 गोलार्धों में। कौन कौन से गोलार्धों में, गोलार्ध यानी गोले का आधा भाग, अर्ध भाग। तो ये वाला कहलाता है पूर्वी गोलार्ध, पृथ्वी का पूर्वी गोलार्ध, और ये वाला हिस्सा कहलाता है पृथ्वी का पश्चिमी गोलार्ध। क्लियर है। अब सेम उसी तरह जैसे वो 0 डिग्री थी, उसके बाद 1 2 3 4 5 उत्तरी अक्षांश थे, 1 2 3 4 5 दक्षिणी अक्षांश थे, उसी प्रकार इसके चलेंगी लाइनें दाएं और बाएं की तरफ। लेकिन अंतर इतना था कि वो जो रेखाएं थी, जैसे कि ये पृथ्वी है, अक्षांश रेखाएं तो ऐसे थी 0 डिग्री 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, इस प्रकार चलती हैं अक्षांश रेखाएं। तो यानी ये कहीं भी मिलती नहीं, अक्षांश रेखाएं हमेशा अलग अलग चलती हैं। देखो कहीं भी मिल रही हैं क्या ये, लेकिन देशांतर रेखाएं आपस में मिलती हैं, एक ही बिंदु से निकलती हैं सारी रेखाएं और एक ही बिंदु पर आकर मिलती हैं। किस प्रकार मिलेंगी, देखिए ये 0 डिग्री है, तो 0 डिग्री से यहां से निकलेगी 1 डिग्री रेखा, फिर यहीं से निकलेगी 2 डिग्री रेखा, यहीं से 3 डिग्री 4 डिग्री 5 डिग्री, इस प्रकार सारी रेखाएं निकलती कहां से हैं, एक ही बिंदु से निकलेंगी और एक ही बिंदु पर आकर मिल जाएंगी। ये तो क्या कहलाएंगी, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 4 5 6, ये तो कौन से देशांतर होंगे, पूर्वी देशांतर होंगे। जैसे 1 डिग्री पूर्वी देशांतर, 2 डिग्री पूर्वी देशांतर, 3 डिग्री पूर्वी देशांतर, ये पूर्वी देशांतर चलेंगे। वैसे ही क्या चलेंगे, पश्चिमी देशांतर, 0 के बाद 1 डिग्री पश्चिमी देशांतर, 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री 5 6 7 ऐसे चलते जाएंगी। यानी चाहे पूर्वी देशांतर हो चाहे पश्चिमी देशांतर हो, सारे निकलते कहां से हैं, पृथ्वी के उत्तरी बिंदु से, जिसको क्या कहते हैं अपने उत्तरी ध्रुव, और इस बिंदु को क्या कहते हैं, दक्षिणी ध्रुव। सारी रेखाएं उत्तरी ध्रुव से निकलेंगी और दक्षिणी ध्रुव पर आकर मिलेंगी। लेकिन अक्षांश रेखाएं ऐसा नहीं कर रही थी, अक्षांश रेखाएं हमेशा अलग थी, अलग से निकल रही हैं और अलग ही मिल रही हैं। यानी इनके बीच की दूरी हमेशा मेंटेन रहती है, ये एक दूसरे के साथ मिलती नहीं है।
इनके बीच की दूरी हमेशा मेंटेन नहीं रहती। सबसे ज्यादा दूरी, जैसे यहां पर अपने भूमध्य रेखा है, ये है भूमध्य रेखा, तो दो देशांतरों के बीच सबसे ज्यादा गैप तो कहां पर होगा? बिल्कुल पृथ्वी के सेंटर पर। इस प्रकार ये मिल रही हैं, तो सबसे ज्यादा गैप कहां होगा? सेंटर पर, यानी भूमध्य रेखा पर। जैसे जैसे ये ऊपर जाएंगी वैसे वैसे ये गैप क्या हो रहा है? कम हो रहा है। इधर भी वैसे वैसे ये गैप क्या हो रहा है? कम हो रहा है। लेकिन यहां पर गैप क्या था? बराबर था। जितना यहां पर गैप है उतना ही यहां पर, ये सारा गैप क्या है? बराबर है। लेकिन यहां पर गैप बराबर नहीं है। तो अक्षांश और देशांतर में बेसिक अंतर क्या है? दो अंतर हैं। पहला अंतर, एक तो अक्षांश रेखाएं कहीं भी एक दूसरे से मिलती नहीं है, देशांतर रेखाएं एक दूसरे से मिलती हैं। कहां पर मिलती हैं? 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, यानी उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर एक दूसरे से मिल जाती हैं। पहला अंतर तो ये है। दूसरा अंतर, अक्षांशों के बीच का जो गैप था ये हमेशा एक जैसा रहता है। जितना गैप यहां पर है उतना ही गैप यहां पर है, उतना ही गैप यहां पर है। पूरी पृथ्वी पर गैप एक जितना रहता है। लेकिन देशांतरों के बीच गैप एक जितना नहीं रहता। सबसे ज्यादा गैप कहां पर हो जाता है? भूमध्य, यानी पृथ्वी के सेंटर पर आकर ये गैप सबसे ज्यादा हो जाता है। और सबसे कम गैप कहां हो जाता है? उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर। अब यहां प्रश्न ये रहता है कि दो देशांतरों के बीच में अधिकतम दूरी कितनी होती है? अधिकतम यानी सबसे ज्यादा दूरी कहां पर होती है? पृथ्वी के सेंटर पर, भूमध्य रेखा पर। तो दो देशांतरों के बीच अधिकतम दूरी, ध्यान रखिएगा, 111 किलोमीटर होती है। और न्यूनतम दूरी कितनी होगी और कहां पर होगी? उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर न्यूनतम दूरी होगी। कितनी होगी? 0 किलोमीटर, क्योंकि वहां पर तो आकर मिल गई आपस में। लेकिन यहां पर दूरी क्या है? 111 किलोमीटर होती है। दो अक्षांशों के बीच की दूरी भी 111 ही यहां पर है, 111 ही यहां है, 111 ही यहां है, 111 ही यहां, हमेशा 111 रहेगी। लेकिन यहां बीच में 111 रहेगी, ऊपर या नीचे जाएंगे तो कम होती जाएगी। 111, 110, 8, 7, 6, 5 चलती चलती यहां पर आकर क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। ये तो अंतर है किसमें? अक्षांश और देशांतर में। कितने अंतर हैं? दो अंतर हैं। क्या अंतर है? पहला तो, एक तो अक्षांश रेखाएं आपस में मिलती नहीं हैं और देशांतर रेखाएं आपस में मिलती हैं। कहां मिलती हैं? उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर। दूसरा अंतर, अक्षांशों के बीच दूरी हमेशा एक समान रहती है। कितनी? 111 किलोमीटर। लेकिन देशांतरों के बीच दूरी एक समान नहीं रहती। यहां एक समय पर तो दूरी सबसे ज्यादा होती है। कहां पर? भूमध्य रेखा पर 111 किलोमीटर और न्यूनतम ध्रुवों पर आकर 0 किलोमीटर हो जाती है। यह तो हो गया अंतर। ठीक है। देशांतर कहते किसे हैं? खड़ी काल्पनिक रेखाओं को। मुख्य देशांतर रेखा कौन सी है? 0 डिग्री, जिसको क्या कहते हैं? ग्रीनविच रेखा, जो पृथ्वी को दो गोलार्धों में बांटती है। अब यहां संख्या की बात कर लेते हैं कि देशांतरों की संख्या कितनी है। 360 देशांतर होते हैं। अक्षांश कितने थे? 181, जबकि देशांतर कितने हैं? 360। क्लियर है? यह तो हो गया कि देशांतर होते क्या हैं और इनमें जो संख्या है वो कितनी है। अब आ जाते हैं काम। अक्षांश देशांतरों का काम क्या है? तो कितने कार्य हैं देशांतरों के? 2 कार्य। पहला कार्य तो सेम वही, स्थिति निर्धारण। अब यहां स्थिति कौन सी निर्धारित होगी? अक्षांश किस प्रकार की स्थिति निर्धारित कर रहे थे? उत्तर और दक्षिण वाली। जैसे कि कोई भी देश, कोई भी राज्य, कोई भी स्थान कहां पर स्थित है, उसके लिए आपको 2 चीजें बतानी पड़ेंगी। एक तो कि वो देश कितना उत्तर में है या कितना दक्षिण में है। यहां पर आप 2 रेखाएं ध्यान में रखिएगा। एक तो 0 डिग्री भूमध्य रेखा जो पूरी पृथ्वी को 2 गोलार्धों में बांट रही है, और एक 0 डिग्री ग्रीनविच रेखा, ये भी 2 गोलार्धों में बांट रही है। इस तरह पृथ्वी 4 गोलार्धों में विभाजित हो जाती है। कोई भी स्थान कहां पर स्थित है, मान लीजिए कोई स्थान, कोई देश इस प्रकार है, ए देश, तो इसकी स्थिति के लिए आपको अक्षांशों का भी पता होना चाहिए और देशांतरों का भी। जैसे कि ये इस देश का क्या है? उत्तरी बिंदु, ये इस देश का दक्षिणी बिंदु। उत्तरी और दक्षिणी बिंदु पर तो क्या काटेंगी? अक्षांश काटेंगे। यहां पर कोई ना कोई अक्षांश रेखा इसको काटेगी और उत्तरी बिंदु पर भी कोई ना कोई अक्षांश रेखा काटेगी।
और इसके पूर्वी बिंदु और पश्चिमी बिंदु, ये है पूर्वी बिंदु और ये है पश्चिमी बिंदु। इस पूर्वी और पश्चिमी पर कौन सी रेखा काटेगी? हमेशा देशांतर काटेगी, जो इस प्रकार आएगी। तो उसके हमेशा किसी भी देश के 4 कोने होते हैं, उत्तरी बिंदु, दक्षिणी बिंदु, ये दक्षिणी बिंदु है, ये उत्तरी है, ये पूर्वी है, ये पश्चिमी है। तो उत्तरी और दक्षिणी बिंदु पर तो क्या काटती हैं? 2 अक्षांश काटते हैं। और पूर्वी और पश्चिम पर क्या काटते हैं? 2 देशांतर काटते हैं। तो ये देश, मान लीजिए ये अक्षांश रेखाएं कितने डिग्री? तो ये है 0 डिग्री, ये अक्षांश रेखा मान लीजिए 8 डिग्री है, ये 40 डिग्री है। 8 डिग्री कौन सा अक्षांश है? ये उत्तरी अक्षांश। 40 डिग्री कौन सा अक्षांश है? उत्तरी अक्षांश। ये देशांतर है। कौन सा देशांतर होगा? पूर्वी देशांतर। ये 0 डिग्री है बीचों बीच वाली, ये मान लीजिए है देशांतर 15 डिग्री, और ये है देशांतर 30 डिग्री। अब हम लिखेंगे कि ए देश का स्थिति बताइए, ए देश की स्थिति। तो ए देश की स्थिति आपको क्या बतानी होगी? 2 अक्षांश और 2 देशांतर। कि ए देश का अक्षांशीय विस्तार कहां से कहां तक है? तो ये देश 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक है। क्या सिर्फ इतने से उस देश की लोकेशन पता चल गई क्या? नहीं चलेगी, क्योंकि 8 डिग्री से 40 डिग्री हो सकता है यहां पर हो सकता है यहां पर भी तो हो सकता है, ये भी 8 और 40 है, यहां पर भी हो सकता है और यहां पर भी हो सकता है। तो वो देश पूर्व में है या फिर पश्चिम में है, इस बात का पता किससे चलेगा? देशांतरों से। तो देशांतरीय विस्तार क्या कहेंगे? वो देश 15 डिग्री पूर्वी देशांतर से 30 डिग्री पूर्वी देशांतर तक। अब अपने को एकदम सही लोकेशन पता चल गई उस देश की, कि वो देश उत्तरी गोलार्ध में है 8 से लेकर के 40 तक, और देशांतरों में वो पूर्वी गोलार्ध में है 15 से लेकर 30 तक। ये उसकी एग्जैक्ट लोकेशन मिल गई अपने को। तो अक्षांश और देशांतरों का एक काम तो क्या है? अक्षांशों का भी क्या काम है? पहला, स्थिति निर्धारण करना। अक्षांश तो कौन सी स्थिति बताते हैं? उत्तर या फिर दक्षिण वाली स्थिति। और देशांतर कौन सी स्थिति बताते हैं? कि देश कोई पूर्व में है या फिर पश्चिम में है। जैसे कि मैं यहां पर आपको कोई एग्जांपल दूं, आपने कहीं किताब में पढ़ा कि किसी देश का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार पढ़ा, तो आपको पृथ्वी पर अंदाजा हो जाता है कि वो देश कहां पर है, पृथ्वी के किस कोने में है। जैसे कोई देश है बी देश, बी देश का अक्षांशीय विस्तार है 15 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक, और देशांतरीय विस्तार है 10 डिग्री पश्चिमी देशांतर से 50 डिग्री पश्चिमी देशांतर तक। अब आपको अंदाजा हो गया कि वो देश कहां है, कहां पर है। अक्षांशों की दृष्टि से देखो ऊपर है या नीचे है। तो 15 डिग्री दक्षिण से 30 डिग्री दक्षिण, यानी कि ये है मान लीजिए 15 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, और ये है 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, यानी वो देश इन्हीं 2 रेखाओं के बीच में है। अब ये नहीं पता कि इधर पूर्व में है या पश्चिम में है, यहां से शुरू होकर पूरी पृथ्वी पर है 15 से 30। तो अब इसका पता किससे चलेगा अपने को? देशांतर से। कहां से शुरू होता है? 10 डिग्री पश्चिमी देशांतर, यानी 0 डिग्री से इस साइड या इस साइड में, इधर पश्चिमी साइड किधर है? इस साइड में। तो 10 डिग्री पश्चिमी, तो ये है मान लीजिए 10 डिग्री पश्चिमी देशांतर, और 50 डिग्री पश्चिमी देशांतर तक, ये है मान लीजिए 50 डिग्री पश्चिमी देशांतर। तो अपने को उस देश की लोकेशन मिल गई, यानी वो इस बॉक्स में है, ये वाला बॉक्स बन गया। इस प्रकार है वो देश, जिसके उत्तर और दक्षिण से तो काट रहा है 15 डिग्री और 30 डिग्री अक्षांश, और पूर्व और पश्चिम से काट रहा है 10 डिग्री पश्चिमी देशांतर से 50 डिग्री पश्चिमी देशांतर तक। ये 10 डिग्री पश्चिमी देशांतर है, ये 50 डिग्री पश्चिमी देशांतर है। मिल गई लोकेशन अपने को। तो अक्षांश और देशांतर का क्या कार्य हुआ? पहला, किसी भी देश की लोकेशन निकालना। दूसरा काम दोनों का अलग अलग है। जैसे कि अक्षांश का आपने दूसरा काम पढ़ लिया, क्या कार्य था? पूरे विश्व की जलवायु निर्धारण करना। अब आ जाइए देशांतर के दूसरे काम पर। देशांतर का दूसरा कार्य, सबसे इंपॉर्टेंट काम जो है वो है समय निर्धारण। समय निर्धारण करते हैं देशांतर।
किसका समय निर्धारण करते हैं? पूरे विश्व का समय। आपने देखा है हर एक देश में जो टाइम है, घड़ी वाला टाइम, हर एक देश में क्या चलता है? अलग अलग होता है। किसी देश में टाइम आगे होता है, किसी देश में पीछे होता है। ऐसा क्यों होता है? और ये टाइम डिसाइड होता किससे है? अपने अंदाजे से ही कर लेते हैं क्या टाइम? टाइम डिसाइड होता है देशांतरों से। पहला प्रश्न तो ये है कि सभी देशों में टाइम अलग अलग क्यों होता है? एक जैसा टाइम क्यों नहीं होता देशों में? क्या रीजन है अलग अलग टाइम होने का? सूर्य, बिल्कुल सूर्य। क्या पूरी पृथ्वी पर सूर्य एक साथ उदय होता है क्या और एक साथ अस्त होता है? नहीं होता। तो टाइम भी एक साथ कैसे हो जाएगा? किसी देश में सुबह के अभी सूर्य उदय हुआ है, किसी देश में रात पड़ी है, या अभी सूर्य अस्त हुआ है, तो उनके काम में अलग अलग हो जाएंगे ना। टाइम तो अलग अलग करना पड़ेगा, सूर्योदय के हिसाब से टाइम अलग अलग करना पड़ेगा। तो विश्व के सभी देशों में समय अलग अलग होता है। इसका कारण ये है कि सभी देशों में सूर्योदय और सूर्यास्त अलग अलग समय पर होता है। इसी कारण से सूर्योदय अलग अलग क्यों होता है? क्योंकि पृथ्वी बहुत बड़ी है। ऐसे में जो पूर्वी देश हैं वहां पर सूर्य पहले उदय होगा, पश्चिमी देशों में बाद में होगा। क्योंकि सूर्योदय किस दिशा से होता है? पूर्व से होता है। तो पूर्व में जो देश है पृथ्वी पर, वहां पहले दिन होगा, और पश्चिम में जितना कोई देश जितना ज्यादा पश्चिम में होगा उतना ही वहां पर सूर्य लेट उदय होगा। तो टाइम में भी अंतर होता है। देखिए, अगर अपने पृथ्वी की बात करें तो दिशाएं पता है ना सभी को। पूर्व दिशा यहां कौन सी है पृथ्वी की? ये दिशा कौन सी हो गई? उत्तर। ये है दक्षिण, ये है पूर्व, और ये है पश्चिम। यानी ये पूर्व दिशा है। इसका मतलब सूर्य किस साइड से उदय हो रहा है? पूर्व की साइड से। यानी इस दिशा में जो देश होंगे वहां पर दिन पहले निकलेगा। जैसे जैसे अपने इधर आएंगे वैसे वैसे सूर्योदय लेट होता जाएगा। और सबसे लेट कहां पर होगा? जो सबसे पश्चिम में होगा। क्लियर है यहां तक? अब सूर्य को एक देशांतर पार करने में कितना समय लगता है? जैसे ये अपने 0 डिग्री है, ये 1 डिग्री, 2 डिग्री, 110 डिग्री, 180 डिग्री, सीधा याद हो। तो 180 डिग्री है, मान लीजिए 180 डिग्री से कहां आएगा वो? 180 से पहले कौन सी होगी? 179 डिग्री अक्षांश होगा, फिर 178 डिग्री, 170 डिग्री, इसी प्रकार चलेंगे। तो सबसे पहले सूर्य जिस देशांतर पर होगा उस देशांतर से अगले देशांतर तक आने में सूर्य को कितना टाइम लगता है? अगले देशांतर तक आने में 4 मिनट का समय लगता है, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगले देशांतर तक आएगा तो फिर कितने मिनट? 4 मिनट। अगले देशांतर पर आएगा 4 मिनट, अगले देशांतर पर आएगा 4 मिनट। सूर्य को एक देशांतर को पार करने में कितना समय लगता है? 4 मिनट। 4 मिनट यानी 240 सेकंड। घड़ी वाले अपने 4 मिनट वो लगती हैं। इस बात को ध्यान रखना है आपको, 4 मिनट को, क्योंकि ये सारा खेल आगे 4 मिनट पर ही चलेगा। तो यहां पर जो सबसे पूर्व में देश होगा वहां पर सूर्य सबसे पहले उदय होगा। उसके बाद अगले देशांतर पर कब आएगा? 4 मिनट बाद। अगले देशांतर पर फिर 4 मिनट बाद। ऐसे 4-4 मिनट लेट होता होता 360 देशांतर है। देखो कितना टाइम का अंतर हो जाएगा। 360 को 4 से गुणा करो, उतने टाइम का अंतर हो जाएगा पूर्व में और पश्चिम के समय में। क्लियर है? अब यहां पर देखो टाइम कैसे निकालते हैं। विश्व के सभी देशों ने अपना टाइम के लिए एक रेखा को चुन लिया, और वो रेखा कौन सी है? 0 डिग्री ग्रीनविच रेखा। ये जो रेखा है ये पृथ्वी के क्या है? बिल्कुल सेंटर में है। आधी पृथ्वी इधर है, आधी पृथ्वी इधर है। तो इस 0 डिग्री को क्या मान लिया? कॉमन रेखा मान लिया। इसको कहते हैं विश्व की मानक समय रेखा। विश्व की मानक समय रेखा। मानक समय रेखा का मतलब क्या है कि इस 0 डिग्री पर एक कॉमन टाइम चला दिया गया, कोई भी रैंडम टाइम चला दिया। उसी टाइम को देखकर विश्व के सारे देश अपना टाइम सेट करेंगे, क्योंकि ये पृथ्वी के बिल्कुल बीच में है। आधी पृथ्वी इधर है, आधी पृथ्वी इधर है। इधर वाले देश भी अपनी घड़ी किसको देखकर सेट करेंगे? 0 डिग्री को। पश्चिम वाले देश भी अपना टाइम किसको देखकर सेट करेंगे? 0 डिग्री के टाइम को। इसीलिए 0 डिग्री को क्या कहते हैं? विश्व की मानक समय रेखा। अब कई देश तो इस 0 डिग्री पर जो टाइम चल रहा होगा, कई देश तो उससे आगे चलेंगे टाइम में, कई देश उससे पीछे चलेंगे टाइम में। कौन से देश आगे चलेंगे और कौन से देश पीछे चलेंगे? जो 0 डिग्री से इधर वाले देश जितने भी हैं पूर्व वाले, वो टाइम में क्या चलेंगे? हमेशा आगे चलेंगे। क्यों चलेंगे आगे?
क्योंकि सूर्य किस साइड से उदय हुआ है? पूर्व से, वहां दिन पहले हुआ है। तो जो देश जितना पूर्व में होगा उतना ही उसका टाइम क्या होगा? आगे होगा। कितना आगे होगा उसकी अभी बात करेंगे। और 0 डिग्री से पश्चिम वाले जो देश हैं उनका टाइम क्या चलेगा? पीछे चलेगा। वो हमेशा टाइम माइनस करेंगे अपना, किसको देखकर? 0 डिग्री को देखकर। अब कितना प्लस करेंगे और कितना माइनस करेंगे? तो सूर्य को एक देशांतर पार करने में कितना समय लगा? 4 मिनट। तो एक देशांतर पार करने पर कितने समय बढ़ा, ये पूर्व वाले कितना समय बढ़ाएंगे? 4 मिनट समय बढ़ाएंगे, और ये वाले 4 मिनट कम करेंगे। एक देशांतर पार करने पर 4 मिनट बढ़ जाएंगे। 2 देशांतर पार करने पर कितने बढ़ जाएंगे? 8 मिनट। 10 देशांतर पार कर लिए तो कितने बढ़ जाएंगे? 40 मिनट पूर्व की तरफ। और वैसे ही पश्चिम की तरफ जाएंगे तो टाइम तो यही होगा, लेकिन उतना टाइम क्या होगा? माइनस होगा। इधर 1 डिग्री चलेंगे 0 से इधर तो 4 मिनट माइनस करने पड़ेंगे। 2 डिग्री चल लिए तो 8 मिनट माइनस करने पड़ेंगे। 10 डिग्री चल लिए तो 40 मिनट माइनस करने पड़ेंगे। ये बात यहां तक समझ में आई क्या? 0 डिग्री क्या है? विश्व की मानक समय रेखा। इसके ऊपर कॉमन टाइम चलेगा। पूरी पृथ्वी अपना टाइम किसको देखकर डिसाइड करेंगे? सभी देश 0 डिग्री को। इसी को कॉमन क्यों माना? क्योंकि ये पृथ्वी के सेंटर में है। आधी पृथ्वी इधर रहेगी, आधी इधर रहेगी, तो इसी को मानेंगे। अब पूर्व वाले देश तो क्या करेंगे? टाइम को आगे करेंगे। कितना आगे करेंगे? कितने? सीधा 4 मिनट कहोगे क्या? एक देशांतर पार करने पर 4 मिनट आगे। अब वो देश कितने देशांतर पार करता है उसकी अभी बात करेंगे। और पश्चिम वाले देश अपना टाइम क्या रखेंगे? पीछे, माइनस रखेंगे। कितना माइनस? एक देशांतर पार करने पर 4 मिनट माइनस, और इधर वाले एक देशांतर पार करने पर 4 मिनट प्लस। क्लियर है? अब एक बात बताओ, मान लीजिए 0 डिग्री पर तो कॉमन टाइम चल रहा है सभी विषयों के लिए। यहां पर सुबह के बज रहे हैं 9। किस पर? 0 डिग्री पर। तो बताइए 1 डिग्री पूर्वी देशांतर पर क्या टाइम होगा? 1 डिग्री पूर्वी देशांतर कह रहा हूं मैं। यहां पर 9 बज रहे हैं, 1 डिग्री पूर्वी देशांतर पर क्या टाइम होगा? अरे 1 देशांतर पार कर लिया तो कितने मिनट का अंतर? 4 मिनट। और अपने पूर्व में चले हैं तो 4 मिनट क्या करेंगे? प्लस करेंगे। तो यहां पर 1 डिग्री पर टाइम होगा 9:04। 2 डिग्री पर कितना टाइम होगा? 9:08। 3 डिग्री पर कितना होगा? 9:12। 10 डिग्री पर कितना होगा? 9:40। यानी जिस देशांतर का, इस लाइन को ध्यान से सुन लो, जिस देशांतर का आपको टाइम दिया गया है और जिस देशांतर का टाइम पूछा गया है, उन दोनों के बीच में गैप देखना है कि कितने देशांतरों का गैप है। उतने देशांतर, जितना गैप आएगा उसको किससे गुणा करना है? 4 से गुणा करना है। जैसे यहां अपने 10 डिग्री का पूछ रहे हैं तो 10 डिग्री गैप है, 10 देशांतरों का गैप आ गया, तो कितने समय का अंतर पड़ेगा? तो 10 को 4 से गुणा करेंगे तो यानी कितने समय का अंतर आ जाएगा? 40 मिनट का। मान लीजिए 25 डिग्री का बात कर ले कि 25 डिग्री पर टाइम क्या होगा? यहां पर 9 बज रहे हैं तो कितने देशांतर चल के आए? अपने 25 देशांतर चल के आए हैं। तो 25 को किससे गुणा करेंगे? 4 से। एक देशांतर पार करने पर 4 मिनट का समय लग रहा है, तो 25 देशांतर पार किए हैं तो 25 चौका 100, यानी 100 मिनट का अंतर होगा। और 100 मिनट ये देश क्या होगा? यानी ये 25 डिग्री पर टाइम कितना आगे होगा? 100 मिनट आगे होगा, क्योंकि ये कहां है? पूर्व में है। और मिनट जब ज्यादा हो जाए ना तो उसको घंटों में कन्वर्ट कर लिया करो। जैसे 100 मिनट है तो 100 मिनट में कितने घंटे हो गए? 1 घंटा 40 मिनट। यानी यहां पर अगर 9 बज रहे हैं तो 25 डिग्री पर क्या बजेंगे? 10:40। 50 डिग्री पर क्या टाइम होगा? 50 डिग्री पूर्वी देशांतर पर, यहां पर 9 बज रहे हैं तो 50 देशांतर पार करके आए हैं। एक देशांतर पार करने पर कितना अंतर आता है? 4 मिनट। 50 देशांतर पार करेंगे तो कितने मिनट का अंतर आ जाएगा? 50 को 4 से गुणा करेंगे 200 मिनट। घंटों में कन्वर्ट करेंगे तो 3 घंटे 20 मिनट। यानी 3 घंटे 20 मिनट टाइम क्या करना पड़ेगा? प्लस या माइनस? क्योंकि पूर्व में है प्लस। तो यहां पर 9 बज रहे हैं तो 10, 11, 12:20 मिनट होंगे यहां पर, अगर 50 डिग्री की बात करें तो। जैसे जैसे पूर्व में जा रही है वैसे वैसे समय क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। कितना बढ़ रहा है? प्रति देशांतर पार करने पर 4 मिनट बढ़ रहा है। इधर चलेंगे तो काम यही होगा, लेकिन इस बार समय माइनस करना है। यहां पर 9 बज रहे हैं तो 1 डिग्री पर क्या होगा? 1 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर
तो 4 मिनट माइनस कर दीजिए, 8:56 होंगे। 2 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर क्या टाइम होगा? 8:52 होंगे। 3 डिग्री पर क्या होगा? 8:48 होंगे। 10 डिग्री पर क्या होगा? पहले तो अंतर निकाल लिया करो कि 10 देशांतर पार करके आए हैं तो कितना अंतर आ जाएगा? 10 को 4 से गुणा करो, 40 मिनट। 40 मिनट क्या करेंगे? माइनस, यहां 9 बज रहे हैं तो 8:20। 25 डिग्री पर क्या टाइम होगा? 25 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर तो कितना अंतर आ जाएगा? 25 चौका 100 मिनट। 100 मिनट यानी 1 घंटा 40 मिनट। वही इधर जोड़े थे, इधर कम कर देंगे तो 9 से 1 घंटा 40 मिनट कम करो तो पहले 1 घंटा कम कर लो, 8 बज गए। अब 40 मिनट कम कर लो, 7:20 होंगे यहां पर सुबह के। 50 डिग्री पर तो कितने मिनट? 200 मिनट। घंटे कितने? 3 घंटे 20 मिनट। उधर प्लस कर रहे थे, इधर माइनस कर देंगे, 3 घंटे 20 मिनट। पहले 3 घंटे माइनस कर लीजिए। 9 बज रहे हैं तो 9 के बाद 8, 7, 6 और अब 20 मिनट माइनस कर लीजिए, 5:40 होंगे यहां पर। क्लियर हो गया? यह बात समझ में आ गई कि पूर्व में चलेंगे तो प्रति देशांतर 4-4 मिनट बढ़ेंगे, पश्चिम में चलेंगे तो प्रति देशांतर 4-4 मिनट घटेंगे। रफ कॉपी निकालो और कुछ एक सोल्व करके बताओ। मैं आपको बताता क्वेश्चन देता हूं, थोड़ा आंकड़ा बढ़ा देते हैं। आपको काम क्या करना है? जिसका टाइम दिया गया है और जिसका टाइम पूछा गया है उनके बीच में जितने देशांतरों का अंतर होगा ना, उस अंतर को किससे गुणा करना है? 4 से। वो क्या आ जाएगा? टाइम आ जाएगा कि उनके बीच कितने टाइम का अंतर है। अगर बड़ा टाइम हो तो उस मिनटों को क्या कर लेंगे? घंटों में कन्वर्ट कर लेंगे। और अगर पूर्व में है तो क्या कर देंगे? उन घंटों को प्लस कर देंगे। अगर पश्चिम में है तो उन घंटों को माइनस कर देंगे। पहली बार में समझ में नहीं आएगा, जब उदाहरण करोगे तब समझ में आएगा। जीरो डिग्री पर समय है, सुबह के 11 बज रहे हैं, मान लीजिए 11 AM। ये AM और PM का भी ध्यान रखना, इसमें भी दिक्कत हो जाती है कई बार। 11 AM हो रहे हैं तो बताइए 60 डिग्री पूर्वी देशांतर पर कितने बज रहे होंगे? 60 डिग्री पूर्वी देशांतर पर हाँ जी। बाकी इसमें आसान कैलकुलेशन है। कितने? 4 घंटे का अंतर आया। 4 घंटे क्या करेंगे? प्लस करेंगे तो 11 में 4 घंटे प्लस करो 3। 11 के बाद 12, 1, 2, 3। सीधा वो मत कर देना कि 11 और 4 घंटे प्लस करने की जी 13। ये लो जी 13 बज गए। तो ये भी देख लेना कि 12 के बाद 1 बजता है। हालांकि रेलवे के टाइम के आधार पर तो 13 ही बजते हैं, लेकिन अपने अपने टाइम के अकॉर्डिंग चलना है। तो कितने बजेंगे? देखो कितने देशांतरों का अंतर है? 60 देशांतरों का। एक देशांतर पार करने पर 4 मिनट का अंतर आता है, तो 60 देशांतर पार किए तो 60 को 4 से गुणा कीजिए, 6 चौका 24, 240 मिनट का अंतर आ जाएगा। और 240 मिनट में घंटे कितने होते हैं? तो इसको 60 से भाग दे दीजिए, 6 चौका 24, 240 यानी 4 घंटे। 4 घंटे पूर्व है तो 4 घंटे क्या करेंगे? प्लस करेंगे। यहां 11 बज रहे हैं तो 12, 1, 2, 3। यहां पर क्या बजेंगे? 3। ये AM में ध्यान रखना, और ये क्या होगा फिर? PM होगा, क्योंकि 12 बजे के बाद PM शुरू हो गया। दूसरा बताओ, यहां पर 11 बज रहे हैं तो बताइए 45 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर क्या टाइम होगा? जल्दी करो फटाफट। 45 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर क्या टाइम होगा? कर दो कम। कितने हैं? हाँ हाँ सही है, सही है। AM या PM? 8 AM। वेरी गुड। 8 AM कैसे आया? कितना अंतर है? 45 देशांतरों का अंतर है। एक देशांतर पार करने पर इधर भी 4 मिनट का ही अंतर आएगा, तो पहले अंतर निकाल लो। 45 चौका 180। ठीक है, 180 में घंटे कितने हुए?
3, 6 3 18, 3 घंटे का अंतर आ गया और 3 घंटे का अब अंतर है इसमें। और इस बार 3 घंटे क्या है, पश्चिम में है, तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे। यानी यहां 11 बज रहे हैं तो 10, 9 और 8, यहां पर सुबह के 8 बज रहे होंगे। ये पूर्व और पश्चिम में कंफ्यूज मत हो जाना। पूर्व में हमेशा दाहिने हाथ की ओर चलेंगे तो टाइम बढ़ेगा, बाएं हाथ की ओर चलेंगे तो टाइम घटेगा। क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत? अब मैं एक लाइन बोल रहा हूं, टोटल देशांतर कितने हैं, 360। प्रत्येक देशांतर पर समय अलग अलग होता है। क्या यह बात सत्य है? प्रत्येक देशांतर पर टाइम अलग अलग होता है, यह बात सही है। 0 पर जो टाइम होगा वो 1 पर नहीं होगा, 1 पर जो है वो 2 पर नहीं होगा, 2 वाला 3 पर नहीं होगा, 4-4 मिनट बढ़ेंगे। पश्चिम में चले जाओ तो भी ये घटेंगे 4-4 मिनट। यानी किसी भी देशांतर पर सेम टाइम नहीं होगा। पूरी पृथ्वी पर कितने देशांतर हैं, 360। तो टाइम भी कितने हैं पृथ्वी पर, 360 प्रकार के टाइम चलते हैं। हर एक देशांतर पर टाइम अलग अलग है। अब यहां तक बात समझ में आ गई कि हर एक देशांतर का टाइम कैसे निकालना है। निकाल सकते हो देशांतर का टाइम। किसी एक देशांतर का टाइम आपको दिया हो 0 डिग्री का और किसी भी देशांतर का पूछ लें तो टाइम निकाल दोगे। ठीक है, अब देश अपना टाइम कैसे बनाते हैं देखिए। अब देश, जो भी देश अपना टाइम निकालेगा वो देश इन 360 देशांतर जो हैं इनमें से एक रेखा चुनेगा अपने देश के लिए। वो रेखा वो उस देश की क्या होगी, मानक समय रेखा होगी। और जो टाइम उस रेखा का होगा वही उस देश का होगा। यानी प्रत्येक देश क्या चुनता है, इन 360 रेखाओं में से क्या चुनेगा, एक रेखा को चुनेगा अपने टाइम के लिए। जो उस रेखा पर टाइम होगा वो उस देश का टाइम होगा। अब कौन सी रेखा को चुनेगा, जो ग्रीनविच तो पूरे विश्व की, सारे विश्व वाले ग्रीनविच को थोड़ी चुनेंगे, फिर तो सारी दुनिया पर एक जैसा टाइम होता। 360 रेखाओं में से सभी देशों ने अपनी अलग अलग रेखाओं को चुन रखा है, अपनी अपनी मानक समय रेखा, और उन रेखाओं पर जो जो टाइम है वो उन देशों का टाइम है। जैसे कि कौन सी रेखा को चुनेगा वो देखो, ग्रीनविच रेखा विश्व की है, पूरे विश्व के लिए। हाँ, ग्रीनविच रेखा भी एक देश की मानक समय रेखा है, इंग्लैंड की। देखो ये है 0 डिग्री, ठीक है। मान लीजिए यहां पर कोई देश है, ये देश अपनी मानक समय रेखा किसे चुनेगा, जो इस देश के बीचों बीच में से देशांतर रेखा गुजरेगी उसको चुनेगा। अब बीचों बीच का पता कैसे चलेगा, उस देश का देशांतरीय विस्तार देखेंगे। ये देश शुरू होता है, मान लीजिए छोटा आंकड़ा ले लेते हैं, 10 डिग्री पूर्वी देशांतर से 16 डिग्री पूर्वी देशांतर तक। यहां पर अलग बना लेता हूं इस देश को। देश कहां से शुरू हुआ, ये है 10 डिग्री पूर्वी देशांतर, ये है 16 डिग्री पूर्वी देशांतर। यानी इस देश में से कितनी देशांतर रेखाएं गुजर रही हैं, 6 नहीं 7, क्योंकि 10 को भी साथ में काउंट करना है। 6 तो सीधी होगी, 10 को भी साथ में काउंट करना है। यानी 10, 11, 12, 13, 14 और 15 इसी प्रकार रेखाएं गुजर रही हैं इस देश से। ये 11 है, 12, 13, 14, 15 और 16, 10 से शुरू होकर 16 तक है, पूर्वी देशांतर है। अब इस देश में देखो 10 डिग्री पर भी टाइम चल रहा है, एक 11 पर अलग टाइम है, 12 पर अलग है, 13 पर, यानी 7 रेखाओं पर टाइम क्या है, अलग अलग है। इन 7 में से ये देश अब एक रेखा को चुन लेगा, उस एक रेखा को क्या बना लेगा, अपनी मानक समय रेखा बना लेगा। किस रेखा को अपनी मानक समय रेखा बनाएगा, यहां तो बहुत सारी रेखाएं हैं, तो जो सेंटर से गुजरेगी उस देश के, हर एक देश में से बहुत सारी रेखाएं गुजरेंगी, ऐसा कोई देश तो नहीं एक ही रेखा गुजर रही है, उसमें से कई रेखाएं गुजरेंगी, तो उनमें से जो सेंटर से होगी, तो यहां सेंटर देखो, जब हो विषम संख्या, रेखाएं विषम संख्या में गुजर रही हो, जैसे रेखाएं किसी देश से गुजर रही हैं 5, 7, 9, 11, 13, तब तो सेंटर वाली चुनना एकदम आसान है कि 3 रेखाएं गुजर रही हैं तो एक इधर छोड़ दो, एक इधर छोड़ दो, बीच वाली 2 नंबर वाली। 5 जो गुजर रही हैं तो 2 इधर छोड़ दो, 2 इधर छोड़ दो, 3 नंबर वाली सेंटर हो जाएगी। 7 गुजर रही हैं तो 3 छोड़ दो, 4 नंबर वाली हो जाएगी। यहां विषम है या सम है, 2, 4, 5, 6, 7 रेखाएं गुजर रही हैं इसमें से, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो बीच वाली रेखा कौन सी बनती है इसकी, 13 डिग्री। यानी 1, 2, 3 इधर छोड़ दो, 1, 2, 3 इधर छोड़ दो। ये 13 डिग्री किससे के बीच में से गुजर रही है, देश का नाम मान लीजिए ए देश है। 13 डिग्री किसमें से गुजर रही है, ए देश के बीचों बीच गुजर रही है। तो ए देश अपनी मानक समय रेखा किसको बना लेगा,
13 डिग्री कौन से देशांतर को, क्योंकि ये 13 डिग्री कौन सा देशांतर है, पूर्वी देशांतर, तो यहां से वो गुजर रही होगी 13 डिग्री पूर्वी देशांतर। तो इस ए देश की मानक समय रेखा कौन सी होगी, तो 13 डिग्री पूर्वी देशांतर। अब जब रेखा को इसने चुन लिया तो अब टाइम निकालना आसान है, अपने अभी टाइम निकाला था, तो ये टाइम कैसे, किसको देखकर अपना टाइम सेट करेगा, 0 डिग्री को। 0 डिग्री पर क्या टाइम हो रहा होगा, मान लीजिए सुबह के 9 बज रही हैं, तो अब कैलकुलेशन वही आ गई पहले वाली, तो 13 डिग्री पर क्या टाइम होगा, बताओ क्या टाइम होगा, यहां पर 9 बज रहे हैं तो 13 डिग्री पर क्या टाइम होगा, 13 चौके 52, यानी 52 मिनट, प्लस करें या माइनस, तो ये देखेगा कि 0 डिग्री और अपने टाइम के बीच कितना अंतर हो जाएगा, 52 मिनट अपने को आगे रखना है टाइम, तो ये देखेगा कि 0 पर टाइम क्या चल रहा है, जो भी टाइम हो उससे 52 मिनट आगे करके अपनी घड़ी छोड़ देंगे, ये हो गया उस देश का टाइम सेट। यहां 9 बज रहे हैं तो यहां पर ये क्या टाइम हो जाएगा, 9:52, यहां पर 10 बज रहे होंगे तो 10:52, इसने अपना टाइम सेट कर लिया। क्लियर हो गया, ऐसे सभी देश अपना टाइम सेट करते हैं। और एग्जांपल करते हैं, इस बार इधर वाला एग्जांपल करते हैं। मान लीजिए ये है बी देश, अब बी देश का देशांतरीय विस्तार देखो पहले तो, बताओ आप बताओ कितने डिग्री से शुरू करें और कितने पर खत्म करें इसको, ये रेखा कितने डिग्री होगी, अरे कोई भी आंकड़ा बोल दो, 10 डिग्री, ठीक है, और ये कितने डिग्री होगी, हैं, छोटा आंकड़ा कर लो, आपको ही सॉल्व करना है, ज्यादा 50 का गैप दे दोगे तो फिर आपको ही सॉल्व करना है, एक बार 7-8 का आंकड़ा दे दो, 10 से तो 20 कर लेते हैं, ठीक है, 20 डिग्री पश्चिमी देशांतर। क्लियर हो गया। अब इस बी देश से कितनी देशांतर गुजर रहे हैं, देखो 11 देशांतर, 10 को भी साथ काउंट रखना है, ये मत कर देना कि 10 और 20 10 अंतर है, तो 10 डिग्री भी तो है, तो 11 देशांतर गुजर रही हैं। तो इस अब 11 रेखाओं में 11 अलग अलग टाइम है, इसको एक रेखा पकड़नी है, ये कौन सी रेखा को चुनेगा, बीच वाली को। अब बीच वाली कौन सी है, 11 है, तो 11 की कितने नंबर वाली बनेगी, 5 इधर छोड़ दो 5 इधर छोड़ दो, यानी छठे नंबर वाली, छठे वाली सेंटर वाली होगी, तो छठी कौन सी होगी, देखो 10 पहली 10 11 12 13 14 15, 15वीं रेखा क्या होगी, सेंटर वाली होगी, 15 डिग्री क्या होगी, सेंटर वाली, बना के देख लेना चाहिए बिल्कुल, सेंटर वाली कौन सी होगी, 15, यानी 15 से 5 इधर है 5 इधर है, ये बिल्कुल सेंटर में है। बी देश को क्या मिल गया, अपनी मानक समय रेखा मिल गई, तो बी देश की मानक समय रेखा बताइए, तो क्या कहोगे, पहले मानक समय रेखा बताइए, 15 डिग्री पश्चिमी देशांतर, क्योंकि 15 तो इधर भी है, सीधा नहीं कहोगे कि 15 डिग्री, 15 डिग्री कौन सा देशांतर, पश्चिमी, तो ये इसकी मानक समय रेखा है, 15 डिग्री पश्चिमी देशांतर। अब मानक समय रेखा मिल गई तो अब टाइम निकाल लेगा, ये किसको देखकर, 0 डिग्री को देखकर, तो पहले तो टाइम देख लो कितना अंतर आएगा, 15 चौके 60, पूरा 1 घंटे का अंतर होगा, और 1 घंटा ये आगे चलेगा या पीछे चलेगा, किससे पीछे चलेगा, 0 डिग्री से, तो 0 डिग्री पर 8 बज रहे हैं तो यहां पर 7 बज जाएंगे, 0 पर 9 बज रहे हैं तो यहां 8 बजेंगे, 0 पर 12 बज रहे हैं तो यहां 11 बजेंगे, ये अब उसका टाइम सेट हो गया। क्लियर है। अब ये तो काम था आसान, ये तो परिस्थिति तब है जब किसी देश में से रेखाएं 7 गुजर रही हैं, 9 गुजर रही हैं, 11 गुजर रही हैं, क्या सभी में ऐसा होगा क्या, जिसमें 6 गुजर रही होंगी, 8 गुजर रही होंगी, उसकी सेंटर वाली कैसे निकालोगे, हाँ आधी आधी, अनजाने में, लेकिन बात सही कर गया, तो आधी आधी बिल्कुल। देखिए 0 डिग्री, ये कोई देश है सी देश, इस बार इसकी अपने रेखाएं करेंगे कि सम रेखाएं आए। मान लीजिए ये शुरू होता है 5 डिग्री से, ठीक है, और खत्म होता है 10 डिग्री पर। कितनी रेखाएं गुजर रही हैं इसमें से, 6 रेखाएं, 5 10 के बीच में 5 तो सीधा गैप है, विद 5 को मिलाकर कितनी रेखाएं, 6 रेखाएं। अच्छा 6 रेखाएं गुजरेंगी, तो बीच वाली सेंटर रेखा बताओ कौन सी बनेगी, कोई एक रेखा बनेगी क्या सेंटर वाली, कितनी रेखाएं, 2 रेखाएं सेंटर वाली चुननी पड़ेगी, यानी जब 6 रेखाएं हैं तो 3 रेखाएं इधर छोड़ दीजिए, 3 रेखाएं इधर छोड़ दी, बीच में बचा फिर क्या, कुछ नहीं बचा,
तो बीच की दो रेखाएं कौन सी बनेंगी? 6 रेखाओं वाले टाइम में बीच की दो रेखाएं कौन सी बनेंगी? 7 और 8, 7 डिग्री और 8 डिग्री। अब अपने बीच वाला चुनेंगे आधी रेखा को, यानी बिल्कुल सेंटर बनेगा 7 और 8 के बीच का, उसको क्या कहेंगे? 7.5 डिग्री। तो उसकी मानक समय रेखा क्या होगी? 7.5 डिग्री। अब 7.5 का टाइम कैसे निकालेंगे?